सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृति आईएएस। माय नेम इज रामेंद्र। साथियों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 1773 के एक्ट के बारे में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार जो 1773 का एक्ट बनाया गया, क्या कारण था 1773 के एक्ट को बनाने की। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं। जैसा आप सभी ने सुना होगा कि भारत के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों, शुरुआती दौर पे अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो कंपनी बनाई जाती है, ये कंपनी ट्रेड के पर्पज से बनाई जाती है, जिसे 31 दिसंबर 1600 को लंदन में इस्टेब्लिश किया जाता है। शुरुआती दौर पे जब 1600 पे ये कंपनी बनाई गई तो इसे 15 सालों के लिए भारत में और ये जो ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पर ट्रेड करने का अधिकार मिला। वक्त बदलता गया, कंपनी की पॉलिसी बदलती गई। शुरुआती दौर पे जो कंपनी यहाँ पर भारत में व्यापार करने आई थी, ये कंपनी व्यापार न करके कुछ और करने लगी। ये कंपनी भारत की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई। जब कंपनी को पता चला कि भारत के अंदर यूनिटी नहीं है, भारत के अंदर एकता नहीं है, तो इस लैक ऑफ यूनिटी का फायदा उठाने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत की जो छोटी छोटी रियासतें होती हैं, वहाँ के जो राजा होते हैं, उनको आपस में लड़वाने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब पूरे भारत पे जो छोटे छोटे राजा हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जब राजा यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं तो यहीं से इस्टेब्लिश होती है एक नई पॉलिसी, जिसे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, या ये कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग पॉलिसी। साथियों, जो कंपनी भारत में ट्रेड करने आई थी, वो कंपनी अब ट्रेड ना करके भारत की पॉलिटिक्स पे इन्वॉल्व होने लगी, भारत पे शासन करने लगी। और जब धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने लगी तो चूंकि जो ब्रिटेन पे जो राजशाही व्यवस्था चल रही थी उस समय, उसे भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कंपनी जब ज़्यादा प्रॉफिट पे होगी तो उन्हें ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। और जो ब्रिटिश क्राउन थी, ब्रिटिश क्राउन ने अंततः ये सोचा कि अब हमें भारत की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। और इस तरीके से जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कंपनी के लिए, वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, अगर हम बात करें कि इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, सबसे पहला कारण है रेगुलेटिंग एक्ट कहने का, क्योंकि इसके माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर रही थी, जो बाद में चलकर आपका रूल करने लगती है, इस एक्ट के माध्यम से इस कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। यानी कि जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ कानून बनाएंगे और उस कानून के माध्यम से कंपनी को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते हैं। वक्त बदलता जाता है और जैसे धीरे धीरे यहाँ पे वक्त बदलता जाता है, सो हम देखते हैं यहाँ पर कि 1773 के एक्ट के पहले इनके जो मेन सेंटर्स हुआ करती थी, जो मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक आपकी बॉम्बे, दूसरी आपकी मद्रास और तीसरी आपकी बंगाल, जिनमें जो सबसे प्रोमिनेंट प्रेसिडेंसी थी वो आपकी बंगाल थी। अब इनको लगा कि हम भारत पे कहीं ना कहीं अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुके हैं, सो अब ये जो कंपनी आएगी, ये कंपनी अब भारत पे बंगाल के अंदर और ज्यादा इंपावर्ड होने की कोशिश करेगी, और ज्यादा अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी होती थी, इनके जो हेड होते थे, जो गवर्नर्स कहलाते थे, इन दोनों के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया जाता है। तो सबसे पहला काम इस एक्ट के माध्यम से किया जाता है कि बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर होंगे, वो दोनों गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के अंडर पे होंगे। और जो बंगाल का गवर्नर था, उसे 1773 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है। और अब जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन जाता है। इस तरीके से बंगाल के जो लास्ट गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ये तो कहानी रही कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोग ये सारी चीजें करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज स्टार्ट की जाती है कि 1773 के एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, या ये कह लीजिए जो बंगाल है, बंगाल के अंदर जो फोर्ट विलियम था, यहां पर इनका पूरी तरह से कब्जा था। और फोर्ट विलियम के अंदर प्रॉपर ये अपनी करेंसी चलाते हैं, फोर्ट विलियम के अंदर प्रॉपर अपनी सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको चलाते हैं। और इसी कदम पे एक और कदम बढ़ाते हैं कोर्ट की तरफ। और 1773 के एक्ट के माध्यम से पहली बार कलकत्ता में 1774 पे सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो एलिजा इम्पे बनाए जाते हैं। और एलिजा इम्पे के अलावा 3 अदर जजेस यहां पर हुआ करते थे। इस तरीके से ये कहानी शुरू होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि जो एलिजा इम्पे हैं
और साथ ही साथ जो बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर थे, बाद में गवर्नर जनरल बन जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ये दोनों लोग मिलकर अब क्या करते हैं कि बंगाल में बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। और जब बंगाल में बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं तो ये खबर बंगाल की जो जनता है, ये खबर लंदन तक पहुंचाती है। और जब लंदन तक ये सारी खबरें पहुंचने लगती हैं तो इसी के अगले क्रम पे एक और एक्ट लाना पड़ता है, 1784 का एक्ट, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। सो ये मेन बातें हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अक्सर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि 1773 के एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन थे, क्या क्या चीज़ें इसके माध्यम से की गई। तो यही कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके माध्यम से यहाँ पर किए गए। और आखिरकार क्यों लाया गया 1773 का एक्ट, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग ना करके भारत की पॉलिटिक्स पे इन्वॉल्व होने लगी, भारत को रेगुलेट करने लगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1773 का एक्ट लाना पड़ा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें संस्कृति आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।